काव्य की अनेक विधाओं में गज़ल बहुत चर्चित रही है, बहुत लोकप्रिय रही है और गज़ल का बहुत सारा लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, उसमें बहुत सारी बातें आ जाती हैं। लेकिन आजकल एक जो बात चलती है हिंदी गज़ल और गज़ल, यानी उर्दू गज़ल और हिंदी गज़ल, तो क्या अंतर है? मैं इसमें आज हमारे बीच में प्रसिद्ध हिंदी गज़लकार कमलेश भट्ट कमल जी और डॉक्टर शेखर जी यहाँ उपस्थित हैं। तो सबसे पहले कमलेश जी से ये जानना चाहेंगे कि गज़ल और हिंदी गज़ल, ये दो चीज़ें चलती हैं, क्या तालमेल, बहुत संक्षेप में अगर बता सकें। व्योम जी, एक बहुत लंबे अरसे तक गज़ल माने सिर्फ उर्दू गज़ल ये समझा जाता था भारतवर्ष में। उस दौर में हिंदी में जो गज़लें लिखी गई, जो कि अमीर खुसरो से लेके और निराला, शमशेर, भारतीय नरिशन, सबने लिखी तो गज़लें, इन गज़लों की कोई पहचान नहीं थी अलग से हिंदी में लिखे जाने के बावजूद। 1975 में जब दुष्यंत जी का आगमन हुआ और उनकी गज़लों में एक अलग तरह का प्रयोग भाषा के स्तर पर, विचार के स्तर पर, अभिव्यक्ति के स्तर पर दिखा, तो वो एक जैसे विस्फोट सा हो गया पूरे गज़ल की दुनिया में। और वहाँ से गज़ल ने अपने आप को हिंदी गज़ल के रूप में, हिंदी में लिखी जा रही गज़लों ने अपने आप का एक नया चेहरा, नई शख्सियत पाली। वहाँ से हिंदी गज़ल की पहचान शुरू हुई और अब ये 5 दशक होने जा रहे हैं इस बात को। 5 दशकों में हिंदी गज़ल में बहुत सारा लेखन हुआ है और बहुत सारे लोग आए हैं इसमें। वो एक बड़े विमर्श का विषय बना है, तमाम सारी उस पर संकलन आए, संग्रह आए, आलोचनाएँ लिखी जा रही हैं। और मुझे लगता है कि जो हमारी हिंदी कविता की धारा है, मुख्य धारा, वो अब गज़ल की ओर मुड़ गई है और गज़ल ही जो है आने वाले समय की मुख्य काव्य धारा बनने वाली है, हिंदी गज़ल। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर शेखर जी से ये जानना चाहेंगे कि जो नए गज़ल लिखने के लिए बहुत सारे नए लोगों में एक चाव सा है कि हम भी गज़ल लिखें, लेकिन वो ये अंतर नहीं समझ पाते हैं कि उर्दू गज़ल और हिंदी गज़ल में क्या अंतर है। अगर किसी नए लिखने वाले को समझाया जाए तो बहुत संक्षेप में क्या अंतर बता सकते हैं कि उसमें क्या अंतर है कि ये हिंदी गज़ल है, ये वो उर्दू गज़ल है? मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना ये है जी कि गज़ल एक विधा है, इसे किसी भी भाषा में लिखा जा सकता है जी। और अभी तक तो ये होता रहा कि उसके प्रतीक, उसके जो संस्कृति जो है, उसका आधार ये अरब कंट्री से लिए गए मोस्टली, इसलिए उसको एक रूप चलता रहा, उसको उर्दू गज़ल भी कहा गया। लेकिन दुष्यंत जी से, जैसे कि भट्ट जी ने बताया है, दुष्यंत जी के आने के बाद में उसका कथ्य बदला है, उसका स्वरूप बदला है, उसमें भाषागत प्रयोग भी हुए हैं और उसमें बिंब भी नए बने हैं। जो पहले के बिंब थे या जो भी इसमें जो इसमें सांस्कृतिक जो विशेषताएं थी वो भारत के बाहर की थी, अरब कंट्रीज की मोस्टली। अब इसके बाद में जो अब जो गज़ल का स्वरूप आया है विशेष दुष्यंत जी के बाद में, तो उसके अपने जो उसकी जड़ें भारत में है। विधा तो जरूर ये गज़ल है, और गज़ल लिखी जा रही है भोजपुरी में भी, गज़ल लिखी जा रही है बंगला में भी, पंजाबी में भी। तो गज़ल तो एक विधा है, किसी में भी लिखी जा सकती है। उसके अपने बहर के, काफ़िये के और रदीफ के नियम हैं और उन नियमों के तहत ही लिखी जा सकती है। अगर कोई रचना इन नियमों का पालन नहीं कर रही है तो चाहे कुछ भी नाम दे दिया जाए, वो गज़ल नहीं हो सकती। गज़ल के लिए बहर, काफ़िये, रदीफ के बंदिशें जरूरी हैं। और जो अब जो गज़ल लिखी जा रही है उसकी जड़ें भारतीय, उसमें भारतीयता में है, भारतीय संस्कृत से वो प्राण शक्ति प्राप्त कर रही है और नए विचार, नए गुण के साथ सामने आ रही है। और लेकिन नियम वही अभी चल रहे हैं, जो उसकी मात्राओं के या उसके बहर के, काफ़ी के ऊपर के नियम है वही चल रहे हैं जी। बहुत धन्यवाद। कमलेश जी और शेखर जी दोनों से जानना चाहेंगे कि जो हिंदी गज़ल जिसको कहा जाता है, या हिंदी तो जैसे कि भोजपुरी में भी लिखी जा रही है, अवधी में भी लिखी जा रही है, बहुत सारी भाषाओं में लिखी जा रही है, बोलियों में लिखी जा रही है गज़ल, तो इनमें जो भाषा का जो अंतर होता है, हर भाषा के जैसे शब्द तो वही रहते हैं, जैसे तमाम फारसी से जो शब्द आए वो हमारे हिंदी में प्रचलित हैं, हिंदी के शब्द अलग फारसी में प्रचलित हैं, तुर्की के कितने शब्द हैं, पंजाबी के हैं, अंग्रेजी हैं, कोई भाषा ऐसी नहीं जिसके शब्द हिंदी में नहीं है, उनमें रहे। बिल्कुल। तो वो जो शब्द जब आते हैं तो हम ये कैसे अंतर माने कि ये अगर उर्दू के उसमें शब्द हैं
या तुर्की के हैं या अंग्रेजी के हैं या और किसी भाषा के हैं, उसके शब्द आ गए तो हम ये कैसे माने कि ये शब्द तो हैं इसमें फारसी के, उर्दू के, पंजाबी के या और भाषाओं के, तो फिर हम उसको हिंदी कैसे करें? उसकी क्या ऐसी एक पहचान की एक रेखा है जिससे कि ये हम कह सकें कि हाँ इस तरह के शब्दों का प्रयोग होता है या इस तरह से प्रयोग होता है तो ये हिंदी के हैं और अन्यथा ये नहीं है? तो ये नहीं, देखिए इस तरह का कोई बहुत ही मतलब सख्त बंटवारा नहीं किया जा सकता दोनों भाषाओं का। अगर हिंदी भाषा की बात आप करें तो हिंदी में बहुत सारे शब्द उर्दू के घुल मिल गए हैं, दूसरी भाषाओं के, तुर्की के भी हैं, अंग्रेजी के भी, बहुत सारी भाषाओं के हैं। वो हमारी भाषा के शब्दकोश में भी शामिल है और हम उसको बोलचाल में भी हमारे आते हैं। उन शब्दों को हम अपनी भाषा से हिंदी से अलग करके नहीं देख सकते, लेकिन बहुत सारे शब्द ऐसे हैं और उनका पद विन्यास ऐसा है, वो पद विन्यास भी अलग करता है उर्दू से, मतलब हिंदी से उर्दू को, और वो शब्द भी अलग करता है। जैसे एक शब्द है अना। अब अना शब्द जो है वो हिंदी का आदमी तो नहीं इस्तेमाल करता, जो उर्दू का आदमी है, क्योंकि अना शब्द हमारी भाषा में घुला मिला नहीं है, अब इसका मतलब भी हम ठीक नहीं जानते। ऐसे बहुत सारे शब्द उर्दू के हैं जिसको उर्दू वाले ही इस्तेमाल करते हैं। अब दिक्कत क्या हो रही है कि बहुत सारे जो एक हमारे यहाँ एक ग्रुप है कह लीजिए, या एक तबका हिंदी में लिखने वालों का ऐसा है जो ये मान के चलता है कि उर्दू शायरी सर्वश्रेष्ठ, और वो हिंदी में उर्दू गज़लें लिख रहा है। मतलब उर्दू के जो तौर तरीके, जिस संस्कृत की बात आपने की अभी शेखर जी ने, क्योंकि उर्दू में तो ये चलता है कि माशूका से बातचीत जो है वो गज़ल की मूल परिभाषा है, तो उसी के इर्द गिर्द घूमती रहती सारी बातें। उनके यहाँ दोस्त जो है हमेशा जो है खंजर भोंकने वाला होता है, हमारे यहाँ ये दोस्त की ऐसी परिकल्पना नहीं है। उनके यहाँ समंदर भी प्यास बुझाता है, हमारे यहाँ समंदर सिर्फ प्यास और प्यास देता है। तो बहुत सारे प्रतीक, बिंब और बहुत सारे जो उनके, जैसे बुलबुल की बात वो करते हैं, जामो मीना की बात करते हैं, पता नहीं क्या क्या किस तरह की बात करते हैं, वो जिस तरह से जुल्फों में और ये रुखसारों पे और पता नहीं क्या क्या और ढूंढते रहते हैं, ये सारी चीज़ों से अलग हिंदी में, हिंदी कविता गज़ल फार्म में जो है वो हिंदी गज़ल है, आप ऐसे कहें तो। हमारी कविता की जो अपनी पूरी मुख्य काव्य धारा है हिंदी में, और हम हर रचनाकार अपनी उसके लिए एक परंपरा चुनता है, किस परंपरा में आता है। अगर हम कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास और होते हुए रामचंद्र शुक्ल और उनसे भारतीय हरिश्चंद्र इस परंपरा में अपने को मानते हैं तो हम हिंदी कवि हैं। अगर हम अपनी परंपरा ले रहे हैं कि मीर, गालिब, फिराक, फैज़ ये हमारे, और इनसे हम अपने को जोड़ेंगे तो हम उर्दू कवि हैं। लेकिन जो हमने बात कही कि बहुत सारे लोग जो हिंदी में लिख रहे हैं, उर्दू शायरी लिख रहे हैं, उनके साथ सबसे बड़ी मुश्किल है ये है कि उर्दू वाले जो है वो सिर्फ फारसी लिपि में लिखी गई रचना को ही उर्दू की रचना मानते हैं। ये सारे लोग जो है, बिल्कुल, हमने अभी एक आर्टिकल लिखा है गज़ल की गाजा पट्टी, तो एक ऐसे जोन में लोग हैं कि जिसको कहीं से मान्यता नहीं है, न उर्दू वाले उनको मान्यता देते हैं और न हिंदी वाले देते हैं। तो एक बड़ा सारा लेखन वो चलता रहता है, वो असल में उर्दू शायरी वाला ही लेखन है, उसकी लिपि सिर्फ हिंदी है। तो ये मोटा मोटा फर्क है उस दोनों भाषाओं का। और फिर उर्दू एक मान्यता प्राप्त भाषा है, हिंदी एक मान्यता प्राप्त भाषा है। हमें अगर दोनों भाषाओं के समझ की तमीज़ है तो हमें ये भी पता होगा कि कौन सी उर्दू भाषा की गज़ल है, कौन सी हिंदी भाषा की गज़ल है। जी, तो इस कंफ्यूजन से निकलना ही पड़ेगा लिखने वाले को कि उर्दू शायरी की तरफ जाएगा कि हिंदी की तरफ आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। व्योम जी, इसमें मैं थोड़ा सा और एक पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि थोड़ा सा व्याकरणिक अंतर भी है जी, भाषा उसमें, उर्दू में और हिंदी में। जैसे कि अत्फ और इजाफत, ये आपके उर्दू में है, ये हिंदी व्याकरण में नहीं है। जिस तरह वो जिस तरह जोड़ देते हैं, याफत बोलते हैं या अत्फ बोलते हैं, कम कर देते हैं जिस तरह उसका, और दो तीन शब्द मिला के वो इसको जरा फिर करें, इजाफत और अत्फ। तो क्या क्या जैसे सामान्य उनको समझाने, जाम और मीना, जाम और मीना है, वो लगा दिया तो जाम और मीना, और की जगह वो कर देते हैं ये यार लब और रुखसार, लव और रुखसार। तो इस तरह के नियम हिंदी उसमें नहीं है। अगर ये नियम उर्दू में पाया जाता है तो जो इन नियमों को पालन कर रहा है, हम कह सकते हैं कि वो हिंदी गज़ल नहीं है, मोटा मोटा तौर पर कह सकते हैं। क्योंकि व्याकरणिक अंतर, शब्दों से आप उसमें ज़्यादा अंतर नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द हम लोग कई शब्द स्वीकृत हो जाते हैं और नए नए प्रयोग भी होते हैं, तो बाद में स्वीकृत हो जाते हैं। तो शब्दों से ही केवल अंतर नहीं होता, लेकिन अगर व्याकरणिक अंतर है
तब तो मानना पड़ेगा, उसका कोई वजह नहीं है कि ना मानो उसको। बिल्कुल सही है। देखिए शब्द तो हर भाषा में आते रहते हैं इधर के उधर, उधर के जैसे इधर। कमीज है, तौलिया जी, है, बिल्कुल, तोप बिल्कुल। है, ये सब के सब हमारे हिंदी के जी। शब्द कुछ भी नहीं। अखबार है, जी, तो ये कोई शब्द हिंदी का नहीं जी, है। जी। लेकिन आप जब हिंदी ने इनको जब अपना लिया है बस तो वो हिंदी के हाँ, शब्द लेकिन हैं। व्याकरण के नहीं मानने लेकिन पड़ेगा। आपने जो अभी बताया कि लबो रुखसार, जी, अब ये जो प्रवृत्ति है, जी। अगर ये हिंदी गजल में किसी शेर में ये आया है जी। तो क्या उसको हिंदी गजल मानी जाएगी? नहीं, प्रचलन तो आ रहा है, चल रहा मान लीजिए है, लेकिन लेकिन वो अगर व्याकरण ही उर्दू की है, वो बात नहीं। हिंदी व्याकरण नहीं है। नहीं मान ये बताइए, क्योंकि जो लोग नहीं समझते हैं वो इसी में उलझ के रह जाते हैं। हाँ। जैसे आया जश्न आज़ादी, हाँ लबो रुस्खा, हाँ। लबो रुखसार, ये दो जश्न शब्द आजादी, हैं। ठीक है, आजादी का आप- जश्न। हाँ, तो ये अगर हिंदी गजल कोई लिखता है और उसके में आता है जश्न आज़ादी, एक शेर में आ गया, तो क्या वो पूरी गजल हिंदी की मानी जाएगी या उर्दू की मानी मैं जाएगी? इसमें स्पष्ट करता हूँ, बहुत सी चीजें अतिव्यापन भी होता है, ओवरलैपिंग जिसे कहते हैं, तो ओवरलैप भी होती है, उसको बहुत ज्यादा पर्टिकुलर नहीं होना चाहिए, लेकिन मोटा मोटा तो बता रहा हूँ जिसमें केवल उसके भरमार हो। नहीं, देखिए होना नहीं चाहिए हाँ। और है, दोनों हाँ, में अंतर तो है। चल रहा है भाषा में अगर जो अगर उसकी भरमार है, अगर जो नए शोध छात्र आ रहे जी, हैं, जी। आज गजल काम कर रहे हैं, हाँ जी, तो वो अगर इसको स्पष्ट नहीं करेंगे तो आगे आने वाले लोग फिर हाँ, भ्रमित वही- होंगे। वही- देखिए देखिए व्योम जी, यहाँ पे ये जानना जरूरी होगा कि हिंदी भाषा क्या है, उर्दू भाषा क्या है। अब अगर वो दोनों को एक ही भाषा समझ रहा हमारा शोधार्थी या गाइड, तो ये फिर बड़ी मुश्किल है। देखिए दोनों एक भाषा है नहीं है। दोनों भाषा नहीं, अलग अलग है। हाँ, वही चीज मैं चाहता हूँ कि और थोड़ी स्पष्ट हो, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा बढ़िया और मुझे नहीं लगता कोई स्पष्ट करेगा। जैसे मैं फिर वही चीज दोहराऊंगा कि लबो रुखसार, लब और रुखसार, जी। जश्न आज़ादी, जश्न और आज़ादी। नहीं, आज़ादी का जश्न। हाँ, जश्न और आज़ादी। नहीं, आजादी का जश्न, हाँ, दोनों हाँ। फर्क हो गया। तो आज़ादी का जश्न, जी। तो वो हुआ हिंदी। उर्दू, नहीं, आज़ादी का आज़ादी का जश्न जश्न हिंदी हिंदी होगा, हुआ। ठीक है। विशुद्ध हिंदी होगा। ठीक है, और अगर हम उसमें जश्न आज़ादी करते हैं हाँ, तो ये उर्दू हो गया। तो फिर वो शैली ही हमारी उर्दू की। हिंदी की नहीं रही। नहीं, तो देखिए फिर वो- इसमें वो होता हिंदी ये है कैसे कि गजल होगी? व्योम जी कि जब उर्दू के वाला रचनाकार होता है तो एक ही शब्द थोड़ी इस्तेमाल करता है। जी। वो पूरी गजल में जब पूरी आप गजल में देखेंगे इस्तेमाल करेगा। तरह तरह के शब्द उसमें होंगे नहीं। और खूब सारी अजनबियत नहीं, होगी। मैं- एक शेर से आप तय नहीं कर सकते। मैं कहता हूँ कि अगर पूरी गजल में एक ऐसा प्रयोग है जो कि ये शैली है, जैसे उदाहरण के लिए जो हमारी बोलियां हैं उनमें भी यही अंतर है, उनमें शब्द वही रहते हैं। जैसे ब्रजभाषा में अगर कहेंगे कि करे हों, हाँ, है ना, ठीक है, कन्नौजी में पहुंच जाएंगे तो करे हैं, जी। कन्नौजी का हो गया, जी, बात वही है। जी, अवधी में पहुंच गए करब, जी, खाब, चलब, जी, अवधि को हो गया। भोजपुरी में पहुंच गए खाइल, खाइल, जी, चलल, सूतल, जी, है ना, तो भोजपुरी को हो गया। तो ये जो छोटी सी जो चीजें हैं, ये जो परसर्ग चिन्ह हैं हिंदी के, या जिस भाषा के परसर्ग चिन्ह लगते हैं तो उसी भाषा की वो रचना मानी जाती है। जी। अगर उसमें फारसी का परसर्ग चिन्ह लगा हुआ है, जश्न आज़ादी है या इस तरह की और चीजें आ जी। गई हैं, तो उसको हिंदी की गजल कैसे कह सकते हैं? चाहे शब्द जितने पूरे सब हिंदी के हैं। नहीं नहीं, मेरा मतलब ये है कि मतलब मान लीजिए किसी शायर एकाध गजलकार ने एक जगह इस्तेमाल कर हो लिया जाएगा। और उसकी पूरी परंपरा हिंदी गजल चले तो उससे वो नहीं बदल जाता। लेकिन अगर वो बार बार इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करता है, क्योंकि जैसे ही वो गजल लिखेगा वो इस तरह के तमाम शब्दों का इस्तेमाल करेगा, तमाम उर्दू के टकसाली शब्दों का इस्तेमाल करेगा अपनी भाषा में, मतलब वो गजल हमें कम्युनिकेट नहीं होगी कि हिंदी की तरह की गजल है, तो उससे लग जाता है कि किस भाषा का भी है। जी। इसीलिए हम बार बार बात कर रहे हैं कि वो परंपरा भी उसकी एक होती है, वो किस परंपरा का चुनाव करता है और किस भाषा केवल का शब्दों अपने पे आप को कभी नहीं कर बताता है। सकते हैं। नहीं, शब्दों की बात नहीं है। शब्द तो बहुत सारे मिले शब्द जुले, तो हो रहे थे। लेकिन अजनबी शब्द अगर आ रहे हैं और वो उर्दू में हैं और रिपीट कर रहे तो हैं, गड़बड़ है मामला। बार बार आ रहे हैं वो। यानी एक दो जगह वो अगर फारसी की शैली को प्रयोग कर रहा है तो फिर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई अमीर खुसरो के हिंदी वाले भी अपने गजल का आदि स्रोत मानते हैं और उर्दू वाले भी कहते हैं गजल वहीं से प्रारंभ हुई और उनके भारत में। और उनकी एक ही गजल में, लेकिन उनकी एक ही गजल में हाँ आपके फारसी एक लाइन फारसी के हाँ, वो वो फारसी के हिसाब से कहते हैं ये वो उर्दू के उन्होंने आदि प्रयोग कवि है किया। और हम लोग उसको ब्रज भाषा वाले को लेके कहते हैं कि हमारी एक ही गजल में, एक ही गजल में ऐसा वो हुआ। अमीर खुसरो ने इस तरह के समन्वयवाद जी। को लेकर के एकता के लिए भाषाओं के, जी। क्योंकि विधाएं और भाषाएं जी।
एक दूसरे से विरोध में कभी नहीं रहती, ये केवल राजनीतिक लोग सहयोग के ये, लिए, राजनीति ये है। सब कराते हैं। वो अंडरस्टैंडिंग के लिए तो भाषा का मतलब ही है कि अभिव्यक्ति। कम्युनिकेट करना, बात तक बिल्कुल, पहुंचे। बिल्कुल। देखिए प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई थी कि हमने जैसा बताया कि दुष्यंत से पहले हिंदी में लिखी जा रही गजलों को ना तो हिंदी वाले मान्यता देते थे ना उर्दू वाले। उर्दू वाले इसलिए मान्यता नहीं देते कि वो सब देवनागरी लिपि में होती थी, और हिंदी वाले इसलिए नहीं कहते थे ये उर्दू शायरी तो बहुत बढ़िया, ये देखिए क्या चीज़ लिख रहे हैं। तो वो दोनों जगह से कटी हुई थी। दुष्यंत के आने के बाद से फिर उसमें एक वर्गीकरण हुआ कि भाई देखो हम, अच्छा दूसरी बात क्या है, जैसे हमने कहा वहाँ माशूका से बातचीत से शुरू होती गजल, हमारे यहाँ क्या है सरोकारों की बात होती है। बहुत सारे सामाजिक यथार्थ, बहुत सारे सामाजिक विषय, इसमें पर्यावरण जैसा विषय जो है वो मेरे ख्याल से हिंदी गजल ने गोद ले रखा है। इतनी सारी गजल लिखी गई उस पर, इतने सारे शेर आ रहे, वो सारी चीज़ें आपको उर्दू शायरी में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनका अपना अलग एक जैसा आपने बताया शेखर जी ने, एक अलग संस्कृति में को लेके वो चलते हैं। उनके बिंब भी अलग होते हैं, प्रतीक भी अलग होते हैं, या फिर उसमें इतना रिपीटिशन है कि वो पहले जो बातें कहेंगे वही बातें आती रहती हैं। जी जी। अलग अलग भाषा में अलग उपमाएं वही देते हैं, वही उपमाएं देते हैं। देखिए भाषा केवल अर्थ को ही लाद करके नहीं चलती, ना। वो पूरी संस्कृति को बिल्कुल, लाद जी, करके यही चलती है। कहना है। अगर वो भाषा केरल के किसी विशेष क्षेत्र की है, तो वहाँ की जो परंपराएं हैं, वहाँ के जो संस्कार हैं, वहाँ की जो फसलें हैं, वहाँ की जो नदियाँ हैं, जो हाँ, भी यही चीज़ें, सब आएंगे वो उसमें। सब कुछ उसमें आएंगे ठीक है, उन्हें क्यों नहीं? और वो उसका स्वाभाविक है। प्रतिनिधित्व करती है। हाँ, भाषा का स्वाभाविक मतलब ही वही है। जी। लेकिन यही है कि जो अब जैसे एक प्रश्न ये भी उठता है कि दुष्यंत ने जो गजलें लिखी, दुष्यंत को कहा जाता है कि पहली बार हिंदी में शायद पहले लिखी नहीं, लेकिन वो एक जो प्रसिद्धि मिली वो दुष्यंत दुष्यंत की वजह से हिंदी गजल को हिंदी गजल के रूप में पहचान मिली। बिल्कुल बिल्कुल। उसके पहले तो पहचान ही नहीं थी पहचान कोई। नहीं थी। तो क्या दुष्यंत, मेरा एक प्रश्न रहेगा सबकी ओर से जी। कि क्या दुष्यंत ने ये जो परसर्ग चिन्ह है अपनी गजलों में, क्या उन्होंने हिंदी के प्रयोग किए हैं या कहीं कहीं उन्होंने छूट लेकर के अरबी फारसी के भी अभी हमने जो है प्रयोग किया? दुष्यंत की गजलों का अध्ययन किया, एक आर्टिकल लिख रहे हैं दुष्यंत के यहाँ। दुष्यंत एक संक्रांति काल की पैदाइश है, हम ये मान के चलते हैं। दोनों मिले, मतलब उर्दू शायरी के दबाव में पूरी गजल पूरा उभर नहीं पाए, और वो उस हिंदी में आ रहे थे। चूंकि हिंदी के कवि थे तो उन्होंने हिंदी के बहुत सारे शब्द, बहुत सारी चीजें धर लिया है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ उर्दू के बहुत सारे शब्द हैं, और ऐसे शब्द हैं जिनका अर्थ हम आप आज भी नहीं जानते हैं। लेकिन हिंदी के भी तमाम सारे शब्द उन्होंने इस्तेमाल किए जो उससे पहले शायरी में इस्तेमाल नहीं होते थे। तो दुष्यंत उस संक्रांति काल पे थे। अगर उनके पास और समय मिला होता तो वो धीरे धीरे उन चीज़ों को डाइल्यूट करते, क्योंकि दुष्यंत ये कहते थे कि हम गजल की वो भाषा रखना चाहते जो बोलचाल की भाषा। अब बोलचाल की भाषा कह तो दी उन्होंने और तमाम जगह उनके आई भी, लेकिन बहुत सारी जगह पे वो नहीं दिखाई देती थी। तो ये एक अंतर विरोध उनके भाषा में रहा है, लेकिन उसके कारण वही थे, उनके पास आगे लिखने का ना समय मिल पाया ना उसमें आगे। कोई भी रचनाकार हो किसी विधा को एक तरह की रचनाएं नहीं होती, उसमें विविधता तो होती ही है, एक जैसी रचना नहीं हो सकती है। तो दुष्यंत ने जो जिस तरह की रचनाएं लिखी वो एक लोगों तक वो पहुंची, बिल्कुल, और उससे एक गजल को एक लोकप्रियता मिली। तो गजल इस तरह की विधाओं की बहुत सारे नाम हैं, जैसे दोहा है या और भी बहुत सारे छंद हैं। तो किसी भाषा में दोहा भ्रंश और सिद्धों के साहित्य से आया उठ करके, और आज हर बोलियों में दोहे लिखे जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं, वैसे ही गज़ल भी है। तो गज़ल के बारे में यही है कि जो शब्द हैं, फिर एक बार इस पर, क्योंकि भ्रम यही होता है, और विशेष रूप से जो गज़लकार हैं, जो रचनाकार हैं, उन्हें दिक्कत नहीं होती है। जो इसका विश्लेषण करते हैं, जो नए शोध छात्र आते हैं, उनको समस्या एक ही हो रही है, वो ये हो रही है कि शब्दों के प्रयोग से कोई भाषा नहीं पहचान, वो मुद्दा नहीं है, वो मुद्दा ही नहीं है, शब्द कोई भी हो। कई लोग जो मुझे लगता है कि उनको और अध्ययन करना चाहिए, वो कहते हैं कि अच्छा इसमें उर्दू के शब्द ये आ गया, नहीं ये नहीं, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि उसमें कितनी भाषाओं के शब्द हैं। तो जो शब्द हिंदी ने अपना लिए हैं, वो चाहे जिसके हों, वो हिंदी के हैं। अब रेल है या प्लेटफार्म है या स्कूल है, अब आज ये नहीं कह सकते हैं कि यह टेलीफोन है कि ये किसी, उसका परसर्ग चिन्ह लगा करके प्रयोग कैसे होता है, तो वो हिंदी में अगर उस तरह का होता है तो हिंदी के ही वो शब्द हैं। तो समस्या वो नहीं है, समस्या वही है कि जब जो उसमें उसका जो चिन्ह है, विभक्ति चिन्ह है, परसर्ग चिन्ह है, वो जब फारसी के आ जाते हैं
तो मुझे लगता है कि वो उन गज़लों को या उन शेरों को फिर हिंदी का भी गज़ल या हिंदी का शेर कहना ठीक नहीं है, और ये खिचड़ी भी नहीं होनी चाहिए। तो मैं जानना चाहूँगा कि आपका विचार है बस इसमें ये और जोड़ते हुए, क्योंकि जो शोध छात्र होते हैं वो उसको कैसे माने कि जब आप जश्न आज़ादी का प्रयोग कर रहे हैं तो फिर उसको हिंदी का शेर कैसे कहेंगे, और एक गज़ल में अगर एक जगह ये प्रयोग हुआ है तो उसको हिंदी की गज़ल नहीं कह सकते हैं। तो ये भी एक होना चाहिए कि अगर आप हिंदी, आप उसमें शब्दों का प्रयोग करिए, आप फारसी करिए, अरबी करिए, जो प्रचलित हिंदी में वो शब्द का करिए, लेकिन उसके जो प्रसर्ग चिन्ह हैं वो तो अगर आप हिंदी गज़ल कह रहे हैं तो फिर वो हिंदी के रहने चाहिए। क्या नहीं, ये बिल्कुल सही आप कर रहे हैं, हिंदी के ही रहने चाहिए, हिंदी के रहते हैं। ये अपवाद वाली बात आप कर रहे हैं जो कह रहे हैं। अगर किसी ने जश्न आज़ादी इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि जश्न आज़ादी कई बार हमारे अखबार में भी आती है, कई बार प्रधानमंत्री बोल देते हैं, कई बार राष्ट्रपति बोल सकते हैं इसको। नहीं, लेकिन वो बोलते हैं तो वो हिंदी का वाक्य नहीं हुआ। नहीं, लेकिन हिंदी भाषा में तो हुआ, बोली जा रही नहीं, है, बोला जा रहा है, लेकिन उसको हिंदी का वाक्य नहीं इतना इतना वर्णन नहीं होता। मेरा अपना मानना है कि कोई भी चीज अगर शुद्धता में जाएंगे तो दुनिया में कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। नहीं, हम रिसर्च शोध छात्रों के हिसाब से कोई भी शोध करता आ जाए, कोई दुनिया में कोई भी चीज, सभी मिश्रित है, 100% प्योर कोई भी चीज नहीं है। तो हम उसको देखते हैं बहुतायत में क्या है, इसमें कुल मिला के ट्रेंड क्या बन रहा है, और एकाध चीज इस तरह की एकाध पीस आ जाते हैं अगर गजल में, तो उसको हम स्वीकार कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिए, ये सारी समस्या इसलिए पैदा हुई कि उर्दू भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जा सकती है। उर्दू गजलें जो है वो ट्रांसलेटेड हिंदी में आई, सभी आई। जब आई तब ये कंफ्यूजन क्रिएट हो गया कि ये मतलब किस भाषा की गजल है। तो फिर वही बात आ रही, उर्दू एक भाषा है भाई, आप उस भाषा को समझिए पहले, और हिंदी को समझिए। हिंदी आप अगर नहीं समझता हमारा शोधार्थी, तो ये हमारा दुर्भाग्य है। वो हिंदी भाषा की जो कविता है गजल फॉर्म में, वही हिंदी गजल है। उसी को आप नवगीत के फॉर्म में कहते हैं, उसी को आप कभी गीत के फॉर्म में कहते हैं, कभी ड्राइंग फॉर्म में कहते हैं। कविता तो व्यापक शब्द हो गया, गजल नहीं, हिंदी की कविता की बात हम कर रहे हैं, गजल के अपने नियम है, क्योंकि हिंदी कविता का अपना एक कविता संसार है। हर जितनी छांदस कविताएं हैं उनके सबके नियम हैं, जैसे गजल के नियम अलग अलग, इसीलिए कह रहा हूँ। हाँ, दोहा के अपने नियम है, हाँ बिल्कुल, सोरठा के अपने नियम है, कुंडलिया के अपने नियम है, हर छंद के नियम। तो इसीलिए गजल के अपने नियम है। हाँ, गजल तो गजल फॉर्म में आएगी ही कविता, तभी तो गजल बनेगी। गजल को कोई अलग से नियम नहीं, गजल का गजल अपना का नियम नियम है। अलग, हाँ, हाँ, उसका नियम अलग। भाई व्याकरण तो गजल का जो क्योंकि छंदानुशासन है वो जैसे गजल का, आप उस भिन्नता को थोड़ा सा उससे देख सकते हैं, जैसे गीत से नवगीत आप अलग करते हैं। एक ही भाषा में है, एक ही उसके रिद्म है, लेकिन फिर भी दोनों अलग अलग हैं। ऐसे ही अगर भाषा के लेवल पे देखें तो उर्दू भाषा की गजल और हिंदी भाषा की गजल का फर्क है। अब हिंदी में जो गजल लिखी जा रही है वो उस गजल को छोड़ के जिसमें उन्होंने उर्दू शायरी को श्रेष्ठ मान रखा है, उर्दू के प्रतीक इस्तेमाल कर रहे हैं, और उर्दू शायर बनना भी चाहते हैं। वो उनकी मुश्किल है, उर्दू शायर बनना चाहते हैं। अब अगर ये हमारी जो गजलें हैं वो उर्दू लिपि में लिखी जाती, हिंदी वाली देवनागरी लिपि में, कोई झगड़ा नहीं था। हमें ये नहीं मालूम है कि तमिल में किस तरह की गजल लिखी जाती, क्योंकि वो ट्रांसलेट ही नहीं होती हमारी भाषा में जी। तो वहाँ हमें कोई झगड़ा नहीं लगता। लेकिन क्योंकि ये दोनों की लिपि एक ही कॉमन हो जाती है, जब एक दूसरे में आती है, लिखा जाना पॉसिबल है, बहुत संभव आसान है, तो इसलिए ये हमको कंफ्यूजन दिखाई देता है। देखिए, बहुत ज़्यादा कोई बहुत अंतर नहीं है, क्योंकि विधाएं और ये जो छंद हैं, ये छंद के अपने अपने नियम हैं। अब जैसे आपने गीत और नवगीत की बात कही, तो गीत और नवगीत वाली बात यहाँ नहीं है। वो इसलिए नहीं है कि वो तो हिंदी के परसर्ग चिन्हों का वहाँ प्रयोग गीत में भी होता है, नवगीत में भी होता है, और सारे छंदों में एक जैसा ही प्रयोग होता है। आम आदमी दोनों के फर्क को नहीं समझता। हाँ, लेकिन जब दूसरी भाषा की प्रकृति को हम इसमें ले आते हैं तो वहाँ पर नहीं, यही हमने कहा कि भाषा के संदर्भ में ये मामला आता है। वहाँ तो गीत नवगीत तो बहुत जुड़ी हुई विधाएं भी अलग हैं दोनों। नहीं, वो विधाएं अलग हैं, भाषा के स्तर पर अलग नहीं। यहाँ भाषा अलग है, विधा एक है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुल मिलाकर के हिंदी गजल आज बहुत अच्छे मुकाम पर है, बहुत अच्छा। हमने कुछ लोगों से ये पूछा कि हरिश्चंद्र तो उर्दू लिपि में अपनी गजलें लिख रहे थे, उसका संज्ञान क्यों नहीं लिया उर्दू ने? तो वो कह लगे वो बहुत कमजोर गजलें लिख रहे थे। ये उर्दू वालों का अपना एक नजरिया हो सकता है उस समय, क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने जितना लिखा
जितनी अधिक मात्रा में लिखा और बहुत कम समय कम में समय मिला, में बहुत कम समय मिला, और उसमें उन्होंने जितना लिखा, उन्होंने कोई छंद नहीं छोड़ा कि जिसमें उन्होंने नहीं लिखा हो। गज़लें भी उन्होंने लिखी, तो उर्दू के हिसाब से हो सकता है वो उसमें वो गहराई नहीं आ पाई हो। क्योंकि उस समय उर्दू ही प्रचलन में थी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जाहिर है उसी तरह से लिख सकते चलिए, थे। आज गज़ल पर बहुत अच्छी बातें हुई और कुछ बातें स्पष्ट हुई इससे। तो उसका सारांश यही है कि हिंदी गज़ल जो भी लिखी जाए, जो लिखने वाले हैं वो अगर हिंदी गज़ल कहते हैं तो उसमें शेरों में शब्द चाहे जहाँ के प्रयोग करें, चाहे जैसे करें, लेकिन उसके जो प्रसर्ग चिन्ह हैं वो हिंदी के ही होने चाहिए। अगर हिंदी के प्रसर्ग चिन्ह नहीं हैं तो फिर उसमें वो पुनः विचार करें, क्योंकि अगर प्रसर्ग चिन्ह यानी विभक्ति चिन्ह हिंदी की प्रकृति के अनुरूप नहीं है तो फिर उसको हिंदी की गज़ल कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा। भले ही एक शेर में है तो उसमें भी कोशिश की जाए कि उसको अगर हिंदी गज़ल कहना है तो उसमें भी हम क्यों उसमें वार्ता संपन्न हो से पहले एक प्रश्न। जी जी छोटा सा। जी जी। वो ये कहता है कि गज़ल कह रहा है वो हिंदी और उर्दू इस तरह के वो उसमें एडजेक्टिव नहीं लगा रहा है, तो क्या कहेंगे फिर, तब स्थिति क्या होगी? नहीं, गज़ल के देखिए, गज़ल का जो मूल क्षेत्र है जहाँ से आई है, नहीं वो तो फारसी अरबी वही की कहा है। ना, तो फिर तो लेकिन आज जो गज़ल है, आज उसमें हिंदी गज़ल अब बहुत किनारे पे नहीं रही। अरबी से उर्दू, उर्दू से हिंदी। देखिए, जब हम हिंदी वालों के बीच में बैठेंगे तो हमें हिंदी गजल कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ। जैसे ही हम आलोचना पे जाएंगे बिल्कुल, तो वहाँ पे बिल्कुल। हिंदी गजल की ही आलोचना होती है। अच्छा, दोनों में अंतर है। और आप ये नहीं आज कह सकते हैं कि हिंदी गज़ल कुछ नहीं है, गज़ल को गज़ल नहीं, सब कुछ है, बहुत कुछ। क्योंकि गज़ल, हिंदी गज़ल लिखते लिखते आज 50-60 वर्ष से लगभग 50 साल लगभग हो गया। 50 साल में एक विधा काफ़ी परिपक्व होती है और इतना प्रमाण, इतनी पुस्तकें आई हैं कि उन्हें आप रख करके एक मूल्यांकन कर सकते हैं। तो ये तो नहीं कर सकते। दिक्कत की वजह और भी है जी। व्याकरण में जितनी समानता हिंदी और उर्दू में है, उतनी समानता संभवतः और किसी और भाषाओं में नहीं। व्याकरण लगभग एक जैसा है। देखिए, व्याकरण इसलिए आती है। हाँ, व्याकरण इससे दिक्कत आती है। देखिए, उर्दू अगर और पीछे जाएं तो उर्दू कोई अलग से भाषा है ही नहीं। इसीलिए आपसे कह रहा हूँ, उर्दू एक मुअल्ला जी, यानी एक भाषाओं को समझने के लिए सरल, जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने जो उनका पड़ाव था, पड़ाव की भाषा, अब पड़ाव में लश्कर की भाषा, पड़ाव की भाषा, तंबू की भाषा, खेमे की भाषा, तो वहाँ तो हर जगह के लोग थे, हिंदी भाषी थी, तो वो समझे जाए तो उन्होंने एक ये बनाया कि आप सरल सरल शब्दों के सबके बुलाइए, तो उनका एक शब्दकोश अलग से बन गया, जी, है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, बाद में उसमें फारसी के शब्द डाले गए उर्दू बनाने के लिए। बिल्कुल, तो वो उर्दू में अगर फारसी और अरबी के कठिन शब्द है, जैसे हिंदी में अगर आपने संस्कृत मिश्र शब्द कर देंगे तो वो भाषा में जो लोचपन है वो खत्म हो जाता है। अब बोली में जो लालित्य है, शुद्धता पर जाए, तो जो प्रचलन में आ रहा है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए, ये मेरा विचार। अच्छा, शोधार्थियों को ये भी चाहिए कि हिंदी गजल का जो उसकी परख जो है हिंदी कविता के परिप्रेक्ष्य में करें। उसमें जो हिंदी कविता में कहा गया है, जो उसमें बिंब प्रतीक आए हैं, जो उसमें भाव आए हैं, उसका विस्तार है, उस परिप्रेक्ष्य में अपनी हिंदी गजल को देखें तो उनको समझ में आएगा कि हम कितने आगे बढ़े हैं या क्या क्या उसमें हुआ है। वो उसकी जड़ें भर्तिता में जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे लगता है कि ये जो बहुत एक जो पूर्वाग्रह है उसको छोड़ करके, उससे मुक्त होकर के इस पर काम करने की जरूरत है। और हर कविता तो एक कुछ न कुछ संदेश देती है और उसका मुख्य उद्देश्य होता है कि इंसान को और अच्छा इंसान बन सके। ये देश में जो कुछ है, हमारी संस्कृति है, जो भी सभ्यता है, वो जहाँ पर है उससे थोड़ी और अच्छी बने, ये हर रचनाकार का एक उद्देश्य रहता है। तो बहुत अच्छा। एक पॉइंट और समझना चाहूँगा इसमें, छोटा सा है जी, कि तुलसीदास जी ने अपनी रचनाओं में जो अवधि की रचना है उर्दू शब्दों को खूब इस्तेमाल किया है, खूब किया है, गरीब नवाज और बाकी के शब्द कई भी, लेकिन बिना नुक्ते के किया है सारा। हाँ, नो नुक्ता। देखिए, मैं पूरी बात कर लेता हूँ। हाँ जी, तो हमारा पूर्वाग्रह बहुत ज्यादा ना हो, रिजिड ना हो जाए, भाषा को जकड़ हो जाए, हमको भाषा फ्लो होना चाहिए, बिल्कुल प्रवाह हो, ये जरूरी है, और वो समझ में भी आए और कम्युनिकेट कर, माध्यम में कम्युनिकेट कर सके। बिल्कुल। तो अगर रचनाकार की बात का संप्रेषित हो रही है तो अपना उद्देश्य पूरा करें। बिल्कुल।
जी बिल्कुल सही है। तुलसीदास ने या सभी लगभग सभी रचना, कोई साहित्य ऐसा नहीं जहाँ की और अन्य भाषाओं के शब्द नहीं, सब सब में है। लेकिन कमलेश जी ने जो संकेत किया वो बिल्कुल सही है कि हिंदी में नुक्ता नहीं है, और नुक्ते का आग्रह जो किया जाता है वो भी कहीं तक हिंदी नहीं है। अगर आप सब में नुक्ता वहीं लगाया जाए, केंद्रीय हिंदी निदेशालय का बिल्कुल स्पष्ट नियम है और वो व्यवहारिक भी है, जहां नुक्ता के बिना अर्थ का अनर्थ होता हो वहां जरूरी है। सही। लेकिन जहां अर्थ स्पष्ट हो रहा है, और मुझे लगता है कि 99% वाक्य में प्रयोग करने से उसका अर्थ बिल्कुल स्पष्ट होता है कि क्या हम कह रहे हैं। हाँ, कहीं कहीं हो सकता है, तो जहाँ है वहाँ उसका प्रयोग किया जाए, ये और शेष नुक्ते का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं देखिए, है। ऐसा है नुक्ते के बारे में कि अभी हमें लगता है कि 50 साल और लगेंगे नुक्ते से मुक्त होने में। क्योंकि हमने देखा कि पुरानी जो अपनी हिंदी है प्रेमचंद के टाइम की, और उसमें उन सब जगह नुक्ता है। इधर भी बीच में बहुत सारे उसमें नुक्ता है, लेकिन वो हमारे अखबार जो छपते हैं हिंदी के, उसमें कहीं नुक्ता नहीं होता, लेकिन उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो नुक्ता हमारी दिक्कत नहीं, बल्कि एक जो उर्दू शायरी में शुरू से शुद्धता के चलती आ रही है, एक आग्रह भी कह सकते हैं उसे उर्दू का, तो वो अभी हिंदी में डाइल्यूट नहीं हुआ है। अभी उसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में क्योंकि हिंदी में मुख्य रूप से गजल में ही नुक्ते इस्तेमाल हो रहे हैं, गद्य के उस विधाओं में नहीं है। अगर इस्तेमाल भी कोई करता है, थोड़ा बहुत कर लेता है, लेकिन उसका कोई नोटिस नहीं लेता। देखिए, गजलों में कुछ जगह तो देखिए, जब आप हिंदी में आ गए हैं तो उस शब्द में हिंदी में नुक्ते की प्रवृत्ति नहीं। नुक्ता का मतलब है कि उस शब्द का उच्चारण जो स्वर है वो वहाँ बिल्कुल अलग तरह का वो दिखाने के लिए होता है, तो वो चीज़ें नहीं है। तो जब है नहीं तो फिर उसमें नुक्ते की उतनी यही हम करेंगे, टाइम लगेगा उससे मुक्त होने में, समय लगता है। जरूरी हम पूर्वाग्रहों से मुक्त हों और प्रवाह पर ध्यान दें। क्योंकि हमारी डिक्शनरियों में वो शब्द जो लिखे गए हैं सब में नुक्ता लगा हुआ है। हाँ, वो सारी डिक्शनरियों में खबर में नुक्ता है। वो तो धीरे धीरे तो जब वहां से अलग होगी भाषा धीरे धीरे, तब जाके ये बिल्कुल। चलिए, तो आज बहुत अच्छी बातचीत रही।